चलो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे उपराष्ट्रपति के समानांतर कोई पद राज्य में नहीं दिखता, फिर अपन चलेंगे भाग 6 के गवर्नर में, इसको खत्म करने के बाद। आइए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद ना। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी अपन संसद आगे कहीं आएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है ना। तो किससे ये सिमिलरिटी रखता है, जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है उसी तर्ज पर। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका। अनुच्छेद 63, देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। क्या बोल रहा है अनुच्छेद 63? देश में एक उपराष्ट्रपति। जैसे 52 में बोलता था देश का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही 63 में बोल रहा है देश का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। सिंपल। 64, शक्ति एवं कार्य। अनुच्छेद 64 में आर्टिकल 64 में इसकी शक्ति एवं कार्य बताया गया है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। 64 मतलब ये आपको याद रखना है, क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति 64 आपसे ये सीधा ये आर्टिकल पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभेन। अच्छा, यहां पर एक शब्द ने लिखा है पदेन। पदेन ये अंडरस्टैंडिंग है, संविधान में नहीं लिखा गया है। पदेन सभापति होगा, है ना। पदेन सभापति का अर्थ क्या हुआ? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी देश का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा का सभापति भी ऑटोमेटिकली होगा, है ना। जो देश का उपराष्ट्रपति नहीं होगा वो राज्यसभा का सभापति नहीं हो सकता। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो अपने पद से ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो कहां दिया है? आर्टिकल 64 में। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कार्यों से रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये भी यहीं दिया हुआ है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, वो भी कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है ना। ये यहां दिया हुआ है 64 में। तो 2 चीजें हो गई 64 में। एक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और दूसरा ये कि व्हेन वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑकर्स ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, ड्यू टू हिज रिमूवल, डेथ और any other factor, then vice president will be the acting president of India. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, 6 माह कहां गए? ये है। एक और चीज याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। अधिकतम कितने माह तक? 6 माह। चलो देखो संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की तारीख से, रिक्तता वैकेंसी है ना, वेकेंट जब से होता है, तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वो कारण कुछ भी हो सकता है, उनका त्यागपत्र हो सकता है ना, त्यागपत्र दे दें, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को अवैध घोषित कर निष्कासित कर दे। अब निष्कासन 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? या तो सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दे, या फिर उनको महाभियोग द्वारा इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटा दिया जाए, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक, तो पद रिक्त होगा। पद तो रिक्त इसी तरीके से होगा, वेकेंट इसी रिक्त तरीके से होगा। और हम ये जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब संविधान कहता है कि 6 माह के भीतर, रिक्तता की तारीख से कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा जब से, तब कौन आ जाएंगे? देश के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति। और तब उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब भाई 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं? 6 माह। समझ गए आप?
उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं, समझ गए आप? क्योंकि 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं तब राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेंगे। एक और चीज, यही उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब ये राज्यसभा का सभापत्य नहीं करेंगे। ही वोंट बी चेयरिंग राज्यसभा, वो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं कर सकते, है ना भाई। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो केवल राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, ठीक। उपसभापति, और उस जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होते तो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राज्यसभा का उस समय चेयर कौन करेगा? उपसभापति। ये सामान्य सी चीज है। आइए, जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा। जब राष्ट्रपति बीमार या अनुपस्थित हों, राष्ट्रपति बीमार हैं या अमेरिका गए हैं घूमने अपने भाई के साथ, तब उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करते हैं, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलना ठीक नहीं है। तब क्या बोलेंगे अपन? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक। वो रिक्ति है, और ये क्या है? टेम्पररी अनअवेलेबल है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। एक बार और बात ध्यान रखना आपको, उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकसभा का भी वो भाई दोनों सदन महत्वपूर्ण है। एक लोकसभा, संसद के 2 सदन है, 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। एक लोकसभा का अध्यक्ष है तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो दोनों को समकक्ष माना जाए, दोनों को समकक्ष माना जाए। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जब सैलरी मिलती है तो जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति है उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही सैलरी मिलती है। एक और बात, कभी आपसे पूछ दे सैलरी सेम होती, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी? 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष की भी सैलरी 4 लाख ही होगी, ठीक है, समझ गए आप? दोनों की सैलरी सेम होगी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया के पदेन कुलाधिपति होते हैं। भत्ते में कहाँ उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता? उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, वहां प्रावधान है राज्यसभा के सभापति का वेतन। वो तो हम बोल देते हैं, व्यक्ति वही पाता है ना, व्यक्ति वही पाता है तो हम बोल देते हैं उपराष्ट्रपति इतना वेतन पाता है। लेकिन असल में टेक्निकली उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं प्राप्त करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी प्राप्त करता है। लेकिन कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी? 4 लाख ना। आइए, कुलाधिपति चांसलर ना, और कुलपति वाइस चांसलर। अब देखो आप, राष्ट्रपति जो होते हैं, देखो आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर, वाइस नेम निकलना क्या? चांसलर ऑफ ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके, लेकिन 3 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो 3 को इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो 3 के कुलाधिपति उपराष्ट्रपति होते हैं। कुलाधिपति, ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, कौन कौन सा? एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली विश्वविद्यालय, एक JNU पढ़ते हैं ना अपन, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और एक जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया से तीनों दिल्ली में है। इस्लामिया
तीनों दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना। ऐसे देश के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो चांसलर कुलाधिपति वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन 3 को छोड़कर, क्योंकि वो 3 जो है उनके कुलाधिपति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन कौन से? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया, तीनों दिल्ली में है। ठीक, ये आइए, हाँ हाँ सब सेंट्रल। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार राज्य की जितनी यूनिवर्सिटी होती है ना, उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। राधा कृष्णन और शंकर दयाल, एक फैक्ट है, शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ये लोग देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन 2 ही उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब अनअपोज्ड। 2 वाइस प्रेसिडेंट्स टिल नाउ हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, है ना। मतलब इसका मतलब सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, समझे आप, सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, विरोध ही नहीं हुआ, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं आया। तो अब तक ये 2 बिल्कुल याद रखिएगा, राधा कृष्णन और शंकर दयाल शर्मा, अनअपोज्ड, they were elected unopposed। इधर आ जाओ आगे। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, 65 में है। है ना। आर्टिकल 65 असल में ये बीच में मिस हो गया है। आप आर्टिकल 65 का मैटर ये है, कहाँ गया, ये 64 है और ये है 65, ये है 65। मतलब अगर आप कार्यवाहक राष्ट्रपति, केवल ये याद रखना, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। ये आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 आ जाइए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कंपैरिजन देखेंगे 66 67। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए आप, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। आइए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ है, आर्टिकल 66। सबसे पहली बात, इनका भी चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। आप लोगों ने देखा है क्या, लोग जाते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव भाग लेने, अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है, चुनाव की पद्धति बिल्कुल वही राष्ट्रपति वाली। क्या पढ़े थे आप, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान भी हर जगह जुड़ता है ना, गुप्त मतदान राष्ट्रपति में भी होता है, गुप्त मतदान। ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, बिल्कुल वही प्रोसेस। मतलब उपराष्ट्रपति भी जितने खड़े हुए लोग प्रेफरेंस में वोट करेंगे, और अगर मान लो इलेक्टोरल कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बैलेंस करेंगे। चलो, ये गुप्त मतदान, वो इलेक्टोरल कोटा वोटा वाला झंझट मत पालो, बस इतना ही याद रखो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, लगभग सेम है, अभी पूरा सेम नहीं है उन्होंने, अभी देखो अभी आगे ये हो गया। अब अपने को तुलना में याद रहेगा, क्योंकि अपन गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ कैसे कर देंगे बता रहा हूं। इनका भी निर्वाचक मंडल होता है, इधर देखो आप, निर्वाचक मंडल देखो आप, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल,
ये सब, ये जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सब कुछ यही है। राष्ट्रपति का चुनाव भैया, राष्ट्रपति का यहां देख लेते हैं, राष्ट्रपति का यहां देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात हुई थी तो हम लोगों ने एक कीवर्ड चुना था, क्या? निर्वाचित, इलेक्टेड। इलेक्टेड कीवर्ड बनाया था, ये रहेगा सब में। फिर क्या देखा था भैया? कहाँ के? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कहाँ के? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर देखा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर देखा राज्यों के विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभा के सदस्य। के सदस्य। और संघ शासित प्रदेश में, संघ शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी। और बहुत जल्द आपका जम्मू कश्मीर भी ऐड होगा। दो, दिल्ली और अभी तक जो व्यवस्था है ना, अभी ऐड नहीं किया गया, जम्मू कश्मीर ऐड किया जाएगा तब पता चलेगा। दिल्ली और पुडुचेरी। चलो ये, लेकिन जब उपराष्ट्रपति में आएंगे ना तो केवल मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। एक लाइन में खत्म किया जा सकता है, उसका देख लो, संसद के सभी सदस्य। क्या बोलूंगा मैं? संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं वो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद बोल दिया मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक? और सभी बोल दिया मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। दोनों प्रकार के। अब दोनों में अंतर देखते हैं, क्या अंतर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग ले रहे हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य, विधायकों का कोई रोल नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये डिफरेंस याद रहेगा। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, वो उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का क्या याद रखना है? केवल एक लाइन में, संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी, संसद बोल दिया मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, और सभी बोल दिया तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक? ना तो विधान परिषद का यहां राष्ट्रपति के में रोल था और ना ही विधान परिषद का यहां रोल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ ही राज्यों की विधान परिषद है। कभी कंफ्यूजन आ जाए तो ये याद रखना, क्यों भाई, सभी राज्यों के विधान परिषद होते तो शायद उनको भी शामिल कर लेते, लेकिन क्या है कि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत में, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया, ठीक? ये बात क्लियर है? ये चीज नहीं समझाऊंगा, राष्ट्रपति में समझा चुका हूं। अच्छा, ये वाली पद्धति और कहां कहां काम आती? राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में भी यही वाली पद्धति आती है। संसद आएगा तो मैं बताऊंगा। ये क्लियर है? लगे हाथ, ये 66 है ना। अच्छा, एक और नहीं, और एक और चीज, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था भैया? यहां पर हम लोगों ने देखा था जमानत राशि। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि जमा करनी होती, कितनी? 15,000 रुपया। कहां? यहां भी सेम, यहां भी सेम। यहां भी कोई जो भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होगा वो 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करेगा, और फिर दोनों का जब्त हो जाएगा। कौन से परिस्थिति में? ये जमानत राशि होती है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कब जब्त हो जाएगा? पूरा बोलो, पूरा। है? अगर उम्मीदवार
हाँ, एक शब्द, अगर उम्मीदवार कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। सो दिस सिक्योरिटी अमाउंट of 15,000 will be forfeited in case if a candidate fails to get 1/6 of the total valid votes polled. Valid, ये ध्यान देना, valid केवल टोटल लिखेगा तो गलत है वो। वैलिड मतलब जितने भी इनवैलिड है उनको हटा के गिना जाएगा। ठीक, यहां आ जाओ, ये भी सेम, बिल्कुल सेम। कोई भी उपराष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा है, अगर वो कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसकी भी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा था उम्मीदवार को और क्या चाहिए था, 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए था, ये चाहिए था। यहां पर चले आओगे तो यहां 20, यहां पर किसको रूप राज कितना चाहिए, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, और 20 प्रस्तावक, ये डिफरेंस है ना, इतने चाहिए। और ये अनुमोदक और प्रस्तावक कहां से होने चाहिए, निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए, निर्वाचक मंडल से। अब खास बात देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सांसद भी शामिल है और विधायक भी शामिल है। तो यहां 50 अनुमोदक में सांसद और विधायक दोनों हो सकते हैं, और यहां भी विधायक और सांसद दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब यहां आओगे तो इनके अनुमोदक और प्रस्तावक में क्या विधानसभा के हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि निर्वाचक मंडल में विधानसभा है ही नहीं। क्लियर है बात ना। अच्छा, और क्या देखे थे अपन, चुनाव तो आप जानते हो, ये से ये बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और कुछ है क्या, नहीं है। और एक और चीज, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहला योग्यता, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता 66 होनी, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। आइए, क्या योग्यता है भाई, पहला वाला भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सेम राष्ट्रपति वाला, सेम है, पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वहां राष्ट्रपति में क्या पढ़े थे अपन, तीसरी योग्यता क्या थी, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और यहां हो जाएगा वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यहां क्या हो जाएगा, राज्यसभा की सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये ध्यान देना, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित या चुने जाने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। He must be eligible to be elected as a member of राज्यसभा, राज्यसभा से निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और तीसरा, चौथा, लाभ के पद पर ना हो। सेम यहां भी इन्हीं के लिए है कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय में लाभ के पद पर ना हो। क्या है यहां पर, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ना हो, लाभ के पद पर ना हो, खत्म बात।
क्लियर है? क्या डिफरेंस है राष्ट्रपति से, क्या डिफरेंस है वो ध्यान रखना, तभी कंपैरिजन में याद रहेगा। यहां पर राज्यसभा है लेकिन राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, जबकि यहां क्या है? राज्यसभा। ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति की योग्यता। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 66 में इतना ही है ना। अब आ जाइए आप आर्टिकल 67, इस पर थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है। आर्टिकल 67 यहां क्या है? उपराष्ट्रपति, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आ जाइए आर्टिकल 67 यहां क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति कितना था? इनका भी 5 साल, अलग थोड़ी है ये। कितना है कार्यकाल? कब से कब से कब से काउंट होगा? पद ग्रहण करने की तिथि से। कब से काउंट होगा? पद ग्रहण करने की तिथि से। फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से। ठीक, 5 वर्ष का कार्यकाल। अच्छा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी छोटा हो सकता है 5 वर्ष से, डेथ हो गई या त्याग पत्र दे दी, 5 वर्ष से कम हो सकता है। यदि मृत्यु हो गई, यदि त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। बताया था मैं आपको, एक दूसरे को, उस ये दोनों ही है ऊपर नीचे, है ना। तो ये उसको और वो इनको, पद ग्रहण की तिथि से। ठीक है, ज्यादा हो सकता है हाँ, जब तक नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक 5 वर्ष के बावजूद उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट विल रिमेन ऑन द पोस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, द टर्म ऑफ 5 years, है ना, इवन टिल द न्यू वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। क्लियर है बात? सेम है, सब कुछ सेम। ठीक, अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं इलेक्शन में बता दूं आपको, ये है ना चुनाव, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, है ना, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय सीमा के भीतर करा लिया जाना चाहिए? अगर रिक्त हो जाए तो, अगर त्याग पत्र दे दें, डेथ हो जाए या उन्हें पद से हटा दिया जाए ना, तो राष्ट्रपति के लिए क्या है? 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर रिक्ति की तारीख से करा लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बारी आएगी तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां कोई समय सीमा, रिक्ति, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो कोई समय सीमा नहीं बताई गई है संविधान में, कोई समय सीमा नहीं है। हर चीज का आर्टिकल नहीं पूछेगा, लेकिन ये रहेगा, यही समय सीमा संविधान में नहीं है, नहीं बताई। क्या बोलता है संविधान? इनफैक्ट इसकी बजाय जल्द से जल्द करा लिया जाना चाहिए। क्या बोलता है? जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, है ना। In case of vacancy in the post of vice president, there is no time interval mentioned in the constitution
for the election, for the new election, for the election of new vice president. (68) में है वैसे ये वाला जो आर्टिकल लिख लो। ये मैं बोला इसी से जोड़ के बता दूं क्योंकि इलेक्शन चल रहा था। ये जो प्रोविजन है ये कहाँ है, ये मतलब राष्ट्रपति की पद की रिक्तता। तो 68 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, ये तो क्वेश्चन बनेगा कैसे कैसे हो सकता है, निपट जाएं, त्याग पत्र दे दें या उन्हें पद से हटा दिया जाए। अब पद से हटा दिया जाए या तो उन्हें संसद और राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा दें संसद की सिफारिश पर, है ना, और या फिर आप कौन हटा दे, सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को अवैध करार दे दे। क्लियर है? आइए, देखो ये बहुत दिक्कत वाला बात है। न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, इस्तेमाल कर देती, महाभियोग महाभियोग कहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाभियोग जो टर्म है, इम्पीचमेंट, इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और उपराष्ट्रपति का भी लगभग वैसे ही पद से हटा जाता तो इसको भी महाभियोग कह देते हैं, तो उसको गलत मत लेना ना, लेकिन टेक्निकली होता नहीं है। महाभियोग इज द वर्ड इम्पीचमेंट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट। हम ये ऐसा बोलना चाहिए कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे, जैसी प्रक्रिया, है ना, क्योंकि महाभियोग के लिए जो वहां पे बहुमत बताया गया वो अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है। चलो आओ देखते हैं इधर। जल्द से जल्द तो कितने समय सीमा के भीतर करा लिया जाना चाहिए उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता में, रिक्तता जल्द से जल्द, बस जल्द से जल्द, कोई समय सीमा नहीं बताइए, जल्द से जल्द करा लिया जाना चाहिए। कौन कराएगा, कौन कराएगा चुनाव? संसद कराएगा चुनाव? अरे इन दोनों का चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग। कौन? सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा इनका चुनाव। आर्टिकल 324, ये जिम्मेदारी संविधान ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को दे रखी है, जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी करवाता है ना, लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। सीईसी क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा 67 में, थोड़ा यहां भी अभी गर्म मुद्दा है। ये उपराष्ट्रपति कार्यकाल, ये तो क्लियर है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल। अच्छा, और मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के मैं बता दिया, इसलिए मेरा वो नहीं गया कि जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगे तो वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, बताया था, इसलिए मैं यहां मिस कर गया, लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूं। जो भी, केवल उपराष्ट्रपति नहीं, जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो कौन फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उसका भी पद रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इंडिया, और उनका भी पद रिक्त हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मैं इसलिए इसमें गया नहीं, ठीक है। ये हो गया 67। अब आ जाइए 67 का एक क्लॉज है बी, 67 बी, स्मॉल बी, और यहां पर उपराष्ट्रपति के को पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया इसी में है 67 क्लॉज बी में, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक, चलिए इनके उससे पहले मैं थोड़ा सा चले जाता हूं इधर रिवाइंड में,
थोड़ा तुलना से, पहले तुलना में चला जाता हूं फिर डिटेल में चलेंगे इसमें। इससे पहले अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति ना कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति 61 आर्टिकल 61 में है, ठीक। और आर्टिकल 61 में ये थोड़ा पहले बता चुका हूं तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ऐसे ऐसे चलूंगा। ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति, ये संसद है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार बताया है संविधान ने, बताया है क्या? क्या बताया? आधार बताया है। इनका आधार बताया है ना, मैं तुलना में आ रहा हूं केवल इसलिए। आधार, एकमात्र आधार, द ओनली ग्राउंड क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, वायलेशन और इंक्रोचमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या अतिक्रमण हम लोगों ने पढ़ा है पहली क्लास में। और कोई आधार नहीं है, राष्ट्रपति एती होती दो चार झल्ला चाकू घालो गोप दे, नहीं हटाए जा सके, कोई आधार नहीं। ये आधार ही है, केवल इसी आधार, एकमात्र आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब इधर आ जाओ, इधर भी बना लेता हूं, तुलना में ज्यादा याद रहेगा आपको। और ये राष्ट्रपति नहीं है ना, ये कौन है? तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से मान लो हटाया जा रहा है तो उपराष्ट्रपति का चेहरा ऐसा थोड़ी होगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, उसको पद से हटा रहे हैं तो। और यहीं पर ऊपर इनके बैठे हैं ये राष्ट्रपति, आई चलो, यहां आधार है, यहां कोई आधार नहीं। संविधान ने इनके लिए कोई आधार नहीं बताया, मतलब उपराष्ट्रपति शक्ल पसंद नहीं आती, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए। कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन आधार सॉलिड होना चाहिए। क्यों सॉलिड होना चाहिए? क्योंकि उस प्रस्ताव को स्वीकृत करना तो सभापति के हाथ में होता है क्या? सभापति के हाथ में नहीं होता है, असल में उपसभापति। अगर मान लो राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आया है तो उसे सभापति रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसे फिर उपसभापति रिजेक्ट कर सकता है। वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि मैं बोला शकल पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो है मेरे को निमंत्रण दिया, घर में खाने को बुलाया, कुंदरू खवा दिस, मैं प्रोग्राम बना के गे रहा हूँ, चिकन वकन बढ़िया हो ही, लेकिन कुंदरू खवा भेज दिस, ठीक। ऐसा कोई आधार नहीं हो सकता। एक और चीज, लेकिन आपको ये याद रखना है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई आधार नहीं बताया है। क्लियर? अच्छा, फिर आपको पता है कि इनको हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद का कोई भी सदस्य। संसद का ना, विधायक नहीं ला सकता कोई, ध्यान रहे। कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदस्य। कोई भी सदस्य। हाँ भैया, यहां भी नहीं।
यहां राष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य, मतलब वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब यहां आएंगे तो हम ये देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य ही ला सकता है। कौन ला सकता है? राज्यसभा का ही सदस्य। ये ध्यान रखना, राज्यसभा का ही सदस्य ला सकता है, लोकसभा का सदस्य नहीं ला सकता। क्लियर? ठीक, आइए अब भाई, अब ला लिए तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव होता है, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मतलब इनिशिएट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, यही था ना। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, प्रस्तुत हो सकता है ना, ये पढ़े थे, प्रस्तुत हो सकता है या प्रारंभ हो सकता है। इंग्लिश में क्या? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां जाते हैं एकदम पैरेलल ना, इसके लिए खत्म, इसके लिए ये और इसके लिए आ जाइए। इसका जवाब होगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा में। मतलब इनको हटाने का जो प्रस्ताव होगा वो कहां इंट्रोड्यूस होगा, कहां प्रस्तुत होगा, कहां से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से ही। राज्यसभा, वहां ऑप्शन नहीं है कि वो लोकसभा से प्रारंभ हो जाए। कहां से प्रारंभ होगा वो? राज्यसभा से। इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर? अच्छा, इसके लिए क्या था भाई? 1/4 सदस्य। भाई सबसे पहले कहीं भी प्रस्तुत होगा तो प्रस्तुत करने के लिए कितने लोगों का हस्ताक्षर चाहिए? 1/4। जिस सदन में प्रस्तुत हो रहा है, जैसे लोकसभा में अगर प्रस्तुत कर रहा है तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/4 लिखित हस्ताक्षर चाहिए, मतलब लिखित समर्थन चाहिए, है ना। जहां प्रस्तुत हो रहा है, जहां प्रस्तुत किया जाए, जहां प्रस्तुत किया जाए उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस महाभियोग प्रस्ताव पर सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जरूरत है हस्ताक्षर, मतलब स्वीकृति हो गई उनकी कि हाँ भाई राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना चाहिए। ठीक, यहां 1/4, लेकिन कहां का? केवल राज्यसभा का, केवल राज्यसभा का। अभी 55 सांसद थे राज्यसभा के, पूरे मिलकर साइन करके लाए थे ना। अभी जो ये हमारे साहब जगदीप धनखड़ साहब को पद से हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में जो जिसको ये लोग बोल रहे हैं ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उपराष्ट्रपति के अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो ये वास्तव में नो कॉन्फिडेंस मोशन होना नहीं चाहिए, ये उनको क्या है? उनको पद से हटाने का प्रस्ताव है। ठीक, महाभियोग प्रस्ताव नहीं बोलेंगे तकनीकी रूप से, लेकिन उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया उसमें 55 राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर थे। ठीक है, ओके, हो गया। ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर ये हो गया तो सदन में जहां भी प्रस्तुत हो जाएगा। फिर क्या होगा? सदन में जैसे ही सदन में गया तो क्या होगा? 14 दिन का नोटिस क्या जारी होगा? सेम, यहां भी सेम। मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया 14 दिन की नोटिस के अधिसूचना के अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही हो सकता है ना। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट can be initiated in the house only after the expiry of 14 days notice served to him. और सेम यहां, the process of removal of vice president can be initiated in Rajya Sabha only after the expiry of 14 days prior notice served to him.
है ना। उपराष्ट्रपति को 14 दिनों पूर्व उन्हें अधिसूचना दी जाए और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात ही उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। क्लियर है बात। यहां पर क्या होगा भाई, जिस सदन में प्रस्तुत किया गया वहां से प्रारंभ होगी, और यहां पर तो एक ही कंडीशन है, राज्यसभा में ही प्रस्तुत होगा और राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। क्लियर है बात। ओके, अब हो गया 14 दिन। फिर आपको पता है जब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन होगी, when the impeachment resolution of president is in consideration in the parliament, president cannot act as the president. वो राष्ट्रपति के पद के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। क्लियर है बात। ठीक, तो उस समय कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। जब विचाराधीन चल रहा हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का, और यहां आ जाए ये, जब इनको पद से हटाने का विचाराधीन हो जाएगा, ये सब हो गया है ना, तो इनको होगा तो ये राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे। कौन करेगा उस समय, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। हालांकि राष्ट्रपति दोनों सदनों में उपस्थित रह सकते हैं अपनी सफाई के लिए। ये भी पढ़े थे अपन कि इस दौरान जब प्रक्रिया चल रही हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रह सकते हैं अपनी सफाई देने के लिए, या फिर अपनी ओर से राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकते हैं कि वो उनकी ओर से वो सफाई दे। बात क्लियर है। सेम यहां भी जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अंडर कंसिडरेशन हो, तो उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रह सकते हैं अपनी सफाई देने के लिए। समझ गए, टू डिफेंड। चलेगा, शुरू यही होगा, फिर यहां भी आएगा नोनी। जैसे यहां भी होता है कि मान लो यहां शुरू हो गया तो यहां भी जाएगा ना, और मान लो यहां प्रस्तुत हुआ तो यहां से यहां जाएगा ना। ये अरे स्टार्ट होने की बात कर रहा हूं मैं, वो खत्म हो जाएगा। अरे पगली, नोटिस तो वही इशू होगा जहां सबसे पहले वो जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रस्ताव है उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, जो ला रहा है वो चाहे तो यहां पे प्रारंभ कर दे, यहां प्रस्तुत कर दे, चाहे तो यहां कर दे, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पदच्युत प्रस्ताव होगा, है ना, रिमूवल रेजोल्यूशन होगा, वो शुरुआत वो कहां प्रस्तुत होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं जाएगा, यहां से पास हो जाएगा तब यहां जाएगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखिए पूरा वही बहस वहस होगा, सफाई देने के लिए रह सकते, किसी का नियुक्त कर सकते हैं। पहले यहां देखो, अगर यहां अब उपराष्ट्रपति को ये जो महाभियोग प्रस्ताव है दोनों सदनों में कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए। और ये बहुमत का कैसे बोलते हैं आप, सदन की कुल सीटों का, सदन की कुल सीटों का 2/3 बहुमत, यही है राष्ट्रपति का मतलब। भैया कितने उस दिन एब्सेंट हैं या कितनों ने वोट किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन या महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में जब वोटिंग होगी, तो वो वोटिंग जो टोटल स्ट्रेंथ है इसकी कितनी, इसका 2/3 होना चाहिए, इसका 2/3। अब मान लो 2 सीट वेकेंट है तो, हाँ, वेकेंट सीट को कभी काउंट नहीं करेंगे। मान लो उस समय 2 लोगों निपट चुके हैं, अभी उनका बाई इलेक्शन उपचुनाव नहीं हुआ है, तो 541 का 2/3। क्लियर है या अंडरस्टूड है। इधर आ जाओ, दोनों में ना लोकसभा में अगर प्रस्तुत हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये बहुमत से पारित होगा तब यहां जाएगा, अगर पारित ही नहीं हुआ तो मामला खत्म। अब तक कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है ना अब तक, लेकिन उपराष्ट्रपति ये हुए हैं जहां प्रक्रिया
नोट शुरू तो हुई ना, शुरू तो हुई ना, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई मतलब इनको हटाने का प्रस्ताव आया राज्यसभा में। आइए अब इधर आ जाइए, वो समझ गए और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में वही सदन की कुल सीट का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस या टोटल सीट ऑफ द हाउस। बात क्लियर है? यहां आ जाओ। अब इंट्रोड्यूस तो यही हुआ ना, पहले बाध्यता है यही आएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, यहीं से शुरू हो सकता है। यहां होगा तो यहां इसको पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? ध्यान से सुनो, इसको पारित होने के लिए, इसको पारित होने के लिए जो बहुमत चाहिए वो है प्रभावी बहुमत। क्या है वो? इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी को थोड़ा समझ लो। सामान्य भाषा में और अन्य शब्दों में क्या लिखा जा सकता है? सदन की तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, द देन मेंबर्स। मतलब समझे आप? ये तात्कालिक शब्द से क्या अंतर आया? उस समय, प्रेजेंट नहीं, उस समय जो टोटल इसकी स्ट्रेंथ है, जो टोटल सदस्य संख्या है। अब इसको समझते हैं। देखो, प्रभावी बहुमत को समझने के लिए हमें सदन की प्रभावी सदस्य संख्या समझनी होगी पहले। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, क्या समझना होगा? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, प्रभावी सदस्य संख्या, सदन की प्रभावी सदस्य संख्या समझनी होगी। सदन की प्रभावी सदस्य संख्या ये क्या होती है? देखो, कुल सीट माइनस रिक्त सीट, टोटल सीट ऑफ द हाउस माइनस वेकेंट सीट, रिक्त सीट। ये हो गई किसकी? प्रभावी सदस्य संख्या। और प्रभावी बहुमत को कैसे डिफाइन करोगे? प्रभावी सदस्य संख्या का 50%। या तो देखो, केवल बहुमत बोलेगा तो हमेशा समझ जाना 50% से अधिक लिखा हुआ है उसमें, अंदर है। केवल जरूरी नहीं है कि ऐसा बोले वो 50% से अधिक, केवल बहुमत बोला तो आप समझ जाओ वो 50% से अधिक है। तो बोल देगा कि राज्यसभा की प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए होगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। समझ रहे हो बात को? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यह राज्यसभा की प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब भाई इसकी हम जानते हैं कितनी? 245। लेकिन मान लो उस समय 5 सीटें रिक्त हैं, वो चाहे त्यागपत्र दिया हो, चाहे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, चुनाव नहीं हुआ है, चाहे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, सब कुछ रिक्त है, वहां कोई आदमी नहीं उस पद पर। तो क्या करेंगे इसको? 245 इसकी कुल सीट है -5, तो प्रभावी सदस्य संख्या कितनी आ गई? 240। इसका 50% से अधिक, इसका बहुमत चाहिए होगा 240। और कितना होगा? 240 का आधा 120, और उससे ज्यादा होना चाहिए 121। क्लियर है बात? है? दिस इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। याद रहे, चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे, समझ जाना। कई बार खेल हो सकता है कि मान लो ये दिया ही ना हो,
कूट वाले में प्रश्न आ जाए, उन लोग क्या करते हैं, कई बार पूर्ण बहुमत लिख देते हैं। क्या बोल देते हैं? टोटल मेजॉरिटी। ये भी सही है, पूर्ण बहुमत। असल में पूर्ण बहुमत कभी भी बोलेंगे आप तो पूर्ण बहुमत तो रिक्त सीट उसमें गिनेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं गिनेंगे। जैसे 543 लोकसभा में उस समय 2, तो 541 में ही 50% से अधिक को अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण बहुमत, है ना? बात क्लियर है? टोटल मेजॉरिटी। क्लियर है बात? यहां से पास होना चाहिए, और अगर यहां से पास हो गया तो, पास नहीं हुआ तो खत्म प्रक्रिया। लेकिन अगर इस बहुमत से यहां से पास हो गया तो कहां जाएगा? और क्या बोलेगा कि लोकसभा की क्या चाहिए? लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकसभा की सहमति। लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, है ना? और विच लोकसभा should approve this, मतलब the resolution for the removal of vice president must be approved by Lok Sabha, must be approved by Lok Sabha। या बोल देगा कि must have acceptance of Lok Sabha। क्या बोल देगा? must have acceptance of Lok Sabha। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब थोड़ी है ऐसा क्या ओह ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया होगी। एक्सेप्टेंस, लोकसभा की सहमति या लोकसभा का एक्सेप्टेंस है मतलब कि वो भी बहुमत से पास करेगा। लेकिन कौन सा बहुमत? ध्यान देना, साधारण बहुमत। लोकसभा में किस बहुमत से पास होना चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इस बहुमत में और इस बहुमत में क्या अंतर है? उपस्थित और मतदान का अंतर है। साधारण बहुमत में क्या होता है, यहां भी हमको कोई मतलब नहीं भैया कितने लोग उपस्थित हैं या क्या है, जो भी वोटिंग का रिजल्ट आएगा उसका हम इससे आधा से अधिक होना चाहिए प्रभावी सदस्य संख्या से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि आया और लोकसभा में कितने हैं? 500, मान लो 3 सीटें रिक्त भी हैं, तो कितने हैं उस समय टोटल संख्या? लेकिन जिस दिन उपराष्ट्रपति के प्रस्ताव पर मतदान होना था, है ना, उस दिन आए कितने? 500 प्रेजेंट रहे ना, और पता चला कि 450 लोगों ने ही वोट किया, 50 लोगों ने नहीं किया। अब जो साधारण बहुमत होता है वो क्या होता है? इसका 50% +1, इसका जितनों ने वोट किया तो क्या है? सिंपल मेजॉरिटी, उपस्थित और मतदान देने वालों का। तो आप उपस्थित तो केवल आपके साथ खेलने के लिए, वास्तव में वो कोई भी सदस्य जब सदन में उपस्थित रहेगा फिजिकली तभी वोट दे सकता है। टेलीफोन में वोट डाल देवे फेवर में ऐसा नहीं होता है, रजिस्ट्री से डाल देगा ऐसा नहीं होता है। वो सदन में उसका वोट तभी मान्य होगा जब वो सदन में होगा। उपस्थित केवल आपके खेलने के लिए। लेकिन वास्तव में क्या है? जितनों ने मतदान किया उसका 50% से अधिक होना चाहिए, है ना? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना? उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत चाहिए होगा, अंतर है। और जैसे ही दूसरा सदन लोकसभा ने जैसे सहमति दे दी, पारित हो गया। पारित होने के पश्चात चलो इधर आओ वापस। अब पारित हो गया तो फिर उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति साइन करके इन्हें पद से हटा देंगे। लेकिन यहां पर आ जाओ, इसी मुद्दे को ना, उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। किसकी? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? संसद की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद की सिफारिश पर। संसद की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द पोस्ट, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब यही पूरा बहुमत से पारित हो गया प्रोसीजर से, ठीक। लेकिन यहां आ जाओ, राष्ट्रपति कौन हटाएगा भैया पद से? उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो यहां पर राष्ट्रपति में हम लोग जैसे ही दूसरा सदन में ये बहुमत प्राप्त होता है तो हम मान लेते हैं प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। राष्ट्रपति अपने पद से हटे
मान लिए जाते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई इनको पद साइन करके पद से हटाएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर कौन हटाएगा उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाएंगे। आपसे पूछेगा कौन हटाएगा तो क्या बोलोगे? लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा देंगे? नहीं, ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ फ्रॉम पार्लियामेंट। खत्म, प्रोसीजर खत्म, नहीं होगा। उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटाए जाएंगे। क्लियर है? तुलना में आपके दिमाग में बैठेगा, वरना सामने आ गया ना पाठ से, इधर का उधर, उधर का इधर होगा। ये भी है, इसको बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन वो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी तो सभी स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी है, ये भी है। वो लिखेगा ये हिस्सा लिखेगा, ये हिस्सा लिखेगा, या ये लिखेगा, ऐसा लिखेगा। क्लियर है? ठीक। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा के उपसभापति ने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो प्रस्ताव था पद से हटाने वाला, उसे निरस्त कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। बोल दिया कि ये उपराष्ट्रपति के पद को बदनाम करेगा। इसलिए आरोप क्या लगाया था? जो उधर के विरोधी दल के हैं, जो आरोप ये लगाया था, जो कि सही है, जो कि सही है। जगदीप धनखड़ जो है वो पक्षपात करते हैं। जो भी सभा का अध्यक्ष होगा, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, वो निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन उनका आरोप है कि सभापति महोदय जो है विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव करते हैं। जो रूलिंग पार्टी वाले, उनको बोलने दिया जाता है और हमें जो है अनावश्यक जो है हमें बोलने नहीं दिया जाता, समय नहीं दिया जाता, बैठा दिया जाता है, ये सब किया जाता है। और यही होता है, ये बता दूं, होता है। लोकसभा में ओम बिरला कर रहे हैं और यहाँ पर जगदीप धनखड़। ऐसे कोई भी रूलिंग पार्टी होगी ना, कोई भी रूलिंग पार्टी होगी, तो लोकसभा का अध्यक्ष भी तो रूलिंग पार्टी का ही जीतेगा। और भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? जो रूलिंग पार्टी कैंडिडेट अपना खड़ा करेगी, लगभग वही जीतेगा। तो होता यही है कि फेवरेटिज्म तो होगा ही, इससे हम कभी भी बाहर नहीं जा सकते। कौन? नहीं, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव जा रहा ना, तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव गया, तो राज्यसभा के सभापति तो नहीं रहेंगे, रोल में नहीं रहेंगे उस समय, तो कौन करेगा? उपसभापति, वाइस चेयरमैन। क्लियर है? फिर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ऐसे राष्ट्रपति की तरह ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं रखा गया? एकदम जैसे सबसे डिफिकल्ट बहुमत है ये प्राप्त करना, ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे मुश्किल बहुमत, सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, फिर उन्होंने इसलिए ऐसा रखा जा सकता था ना, जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, जब बन रहा था, तब ये बात रखी गई थी कि भाई एकदम उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने की प्रक्रिया को राष्ट्रपति की तरह जटिल बनाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, कि टफ हो, इतने आसानी से राष्ट्रपति पद से ना हटाए जा सके। तो फिर उसी समय ये कहा गया नहीं भाई, देखिए कि भाई हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष से समकक्ष बनाने के लिए हम ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं रख सकते, लगभग मिलती जुलती प्रक्रिया रखनी होगी जो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए होगी। ठीक, तो ये हो गए। ये असल में कौन, एक बात याद रखें, राज्यसभा के सभापति करना तो चुनाव होता है, ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं मैं। अब इधर देखो, सुनो आप, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अलग कैसे हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और ये हो गया आपके राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति। इधर देखिए आप, पहला चीज, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपने सदन के सदस्य होते हैं, अपने सदन के, लोकसभा का सदस्य जो होगा वही लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है ना भाई, सांसद होना चाहिए लोकसभा से, अपने सदन के सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा के सभापति नहीं होते, नहीं होते। क्यों?
क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त है। क्या है शर्त? कि वह संसद के या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बात क्लियर है? इसलिए वो अगर है भी मान लो वो सदस्य, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनके पद ज्वाइन करते ही उनका पद रिक्त हो जाएगा वहां से। क्लियर है? लेकिन ये तो रहते हैं। अच्छा, फिर लोकसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होता है। पद का चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद का चुनाव। लेकिन क्या राज्यसभा के सभापति पद का चुनाव होता है? नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के पद का। यहां पे लिख लो एक्सप्लेनेशन। चुनाव किसका होता है भैया? अरे यार ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। उपराष्ट्रपति के पद का, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक। अच्छा इधर आ जाओ। इनको भी पद से हटाने की प्रक्रिया है ना। इनके पदच्युत संकल्प पर रिमूवल रेजोल्यूशन, पदच्युत संकल्प केवल मतदान लोकसभा में होगा। केवल कहां होगा? केवल लोकसभा। राज्यसभा कोई रोल नहीं, केवल लोकसभा में। मतलब केवल लोकसभा के सदस्य ही इनको पद से हटाने के लिए मतदान कर सकते हैं ना, केवल लोकसभा में। समझ गए आप? लेकिन यहां पर जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, यहां देखो एक और चीज, इनको पद से तो हटाया नहीं जाता ना। राज्यसभा के देखो एक और चीज, पदच्युत संकल्प मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। लेकिन यहां पर राज्यसभा के सभापति को पद से नहीं हटाया जाता। कोई प्रावधान ही नहीं है। राज्यसभा के सभापति को पद से नहीं हटाया जाता। किसको हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति। चुनाव भी उपराष्ट्रपति का होता है और पद से भी कौन हटाया जाएगा? उपराष्ट्रपति। ये बात अंतर हो गई यहां पर। लेकिन केवल लोकसभा में मतदान होगा, है ना। केवल लोकसभा के सदस्य इनके पदच्युत प्रस्ताव पर वोट करेंगे। लेकिन इधर दोनों सदन, इधर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। बात क्लियर है? बहुमत पे आ जाते हैं। सेम यहां पर देखिए, यहां पर प्रभावी बहुमत। यहां पर लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? प्रभावी। अच्छा ये केवल इनकी बात नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना तो भी सब सेम, उपाध्यक्ष को भी हटाना तो भी सब सेम ना। आप विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना तो भी सब सेम। ऐसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। सेम। इधर आ जाओ। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना तो भी सेम, सब वैसे ही। बस केवल अलग कौन है? राज्यसभा का सभापति। यही व्यक्ति अलग है आठों पीठासीन अधिकारी में। आठों पीठासीन अधिकारी बोले तो ये मेन पढ़ रहे हैं अपन, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद। ये होता है ना, ये होता है। यहां होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यहां होता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। यहां पर फिर यहां पर विधानसभा में भी, ये लोकसभा है ना, ये राज्यसभा है, ये राज्य की विधानसभा है, ये विधान परिषद है। यहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, यहां भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा की विधानसभा का उपाध्यक्ष, और किसी विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 8 पीठासीन अधिकारी की बात कर रहे हैं। सातों के सातों में सब सेम समान होता है, समानता होती है सातों में। केवल अलग कौन होता है? ये अलग होता है राज्यसभा का सभापति। यही क्यों? क्योंकि ये वास्तव में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये बाकी सातों का उनको चुनाव की प्रक्रिया सेम, वो केवल वो उस सदन के सदस्य होने चाहिए। उनके चुनाव में उसी सदन के सदस्य भाग लेते हैं जिस पद के लिए वो खड़े हुए हैं। बात क्लियर है? अच्छा, बात क्लियर है? प्रभावी बहुमत। और यहां पर प्रभावी बहुमत कहां चाहिए? यहां चाहिए प्रभावी बहुमत, यहां चाहिए इनको पद से हटाने के लिए। और यहां
साधारण बहुमत। बात क्लियर है? ये अंतर समझ में आया? ये और सैलरी भी समान। इनको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वेतन मिलता है और इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। दोनों का अब इनका वेतन जानते हैं अपन कितना, 4 लाख। दोनों का वेतन 4 लाख। है क्या? पेमेंट, हाँ वही सैलरी बोलते हैं। पेमेंट, पेमेंट ये क्या होता है? पेमेंट तो तू दुकान में चॉकलेट लेती तब भी पेमेंट करती है, वो थोड़ी है वेतन। वेतन हैव अ ब्रेक। आइए 68 क्या है भैया? वही टाइम ऑफ राष्ट्रपति के पद की, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता में चुनाव, है ना। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के मतलब रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस इन केस ऑफ वैकेंसी। रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव। रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव। पहले जैसा कि बता चुका हूं आपको कि भैया रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई समय सीमा संविधान में नहीं बताया। नो टाइम इंटरवल हैज बीन मेंशन्ड। कोई समय सीमा नहीं है, सीमा नहीं है ना। वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी तो आपको पता है क्या बोलता है संविधान? केवल जल्द से जल्द करा लिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है? लिया जाना चाहिए। क्या है भाई, उपराष्ट्रपति उतना वो जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति की संज्ञा जानते हैं किससे बोलते हैं, किससे की जाती है? स्पेयर व्हील, स्टेपनी जानते हो ना, रखते हैं अपन गाड़ी में, पंचर हो जाए तो इसे निकालते हैं। वैसे ये है, मतलब इनका उपराष्ट्रपति का कोई मतलब कोई विशेष है ही नहीं। राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होंगे तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाएंगे, और मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तब उनके कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे और रिक्तता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। वरना इसीलिए राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया। कुछ तो काम करे, 4 लाख वेतन ली तो कुछ तो कार्य कर ही नहीं। ठीक, समझ गए? जल्द से जल्द ये हो गया आपका 69 ओथ। 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का शपथ। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन दिलाएगा शपथ भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। ठीक, तो कौन इनका जो कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति याद रहे, जबकि हम लोग राष्ट्रपति में क्या देखे थे? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ, सीजेआई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो दिलाते हैं। ठीक है? क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडमिनिस्टर्स, वो शपथ दिलाते हैं। ठीक, क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते थे? क्या क्या था? किसकी शपथ लेते थे? संविधान और विधि की। संविधान और विधि की। संविधान और विधि। विधि की, ये 2 शब्द याद रखना। की क्या क्या? संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। और परिरक्षण, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लेकिन इनके लिए वैसा नहीं है।
इनके लिए क्या है, ये संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और कर्तव्य का शपथ लेते हैं। फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका लेते हैं, फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रति ऐसा लिख लो, विश्वास और कर्तव्य निष्ठा का शपथ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मान लो राष्ट्रपति, कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकते हैं, किसी को नियुक्त, या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, है ना। इधर प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ और द पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 69 हो गया। ठीक, 67 ये, अच्छा 67 में तो अपन इसी में आ गए, 5 इयर्स। ठीक है, ये सब टर्म ऑफ ऑफिस देख चुके हैं अपन। 67 इसी में बताया ना आपको ऊपर, ये देखो, याद रहे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस भी यही है और उनको पद से हटाने का भी यही है। क्लियर है बात। 69 ओथ हो गया। ठीक, और ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ, एक और चीज, एक आर्टिकल और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे विवाद, चुनाव से संबंधित सारे विवाद कौन निपटाएगा, कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और निर्णय कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। यही है, पहले देख चुके हैं अपन इसको राष्ट्रपति में। ठीक, और जो आर्टिकल 70 है उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ना। वो प्रेसिडेंट 69 तक, मतलब 63 से लेकर 69 तक किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट। 70 ये वो 70 जो अनुच्छेद 70 है ना, उसको केवल इतना सुन लो कि भाई आपात बहुत सारी स्थिति में, मतलब जो संविधान में नहीं लिखा है, जिन कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में नहीं लिखा है, मतलब संविधान ने वो नहीं बताया, जब मान लीजिए पता चले कि भाई कोई ऐसी स्थिति आन पड़े जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है कि इस समय कौन क्या करेगा, तो ऐसी स्थिति में कौन 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 करेगा, राष्ट्रपति। जब संविधान में नहीं बताया कि ये स्थिति, इस स्थिति में किसकी क्या शक्ति है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, केवल यही है। मतलब आर्टिकल 70 केवल ये बोलता है कि ऐसी स्थिति जिसकी जो संविधान में वर्णित नहीं है, जो संविधान में वर्णित नहीं है। अरे क्या लिख रहा हूं रे मैं, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। अब हमें पता ही नहीं कि ऐसी स्थिति में किसकी क्या शक्ति है, क्योंकि संविधान ने बताया नहीं। तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा, वो सारे वो शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति करेंगे वो। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे क्या करना है या वो स्वयं करेंगे। अच्छा, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट in the situation which is not covered in the constitution. President which is not covered in the constitution. दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, कोई वर्णन ही नहीं है संविधान में कि ऐसी स्थिति में किसकी शक्ति क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति तय करेंगे क्या करना। क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक अंतिम आर्टिकल क्या है, 71। ये क्या है भैया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच एवं फैसला कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय वही करेगा, जांच भी वही करेगा और निर्णय भी वही देगा। और इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध बता दिया, इनवैलिड बता दिया, इसका मतलब चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, उनको पद छोड़ना होगा, उसके ऊपर कोई अपील भी नहीं हो सकती। क्लियर है बात? विवाद investigated. All the matters related to the election of president and vice president will be investigated and decided by the Supreme Court of India. फिर उसके बाद आप जानते हो 72 राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, वहां से फिर से शुरू होता है, फिर बीच बीच में आता है राष्ट्रपति की शक्तियां, है ना। ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति भी खत्म। हाँ, छोटा सा स्पेयर व्हील है ना भैया, स्टेपनी, तो स्टेपनी के बारे में कितना प्रावधान रहेगा? मैं बोला ना नोनी, मैं तुलना करके बताऊंगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि 90% तो उधर ही हो गया। वैसे ही जब गवर्नर पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा अरे 90% तो हो ही गया है। आर्टिकल बदलेगा और कुछ कुछ जो अलग होगा उसको ध्यान देना होगा, बस, है ना। दिस इज ऑल अबाउट